तेरा एक मेरा, बैलेंस हो गया, बैलेंस हुआ। अब बोलोगे मुझे तो दी नहीं मैम, अरे इमेजिन कर ले रहे, मान लो मेरे पास तो दोनों है, लेकिन हम क्या किए, एक तेरे को दे दिए। पर अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी वही होता है कि हमारे रिएक्टेंट को भी बैलेंस करना है, हमारे प्रोडक्ट को भी बैलेंस करना है। फिर और दे देंगे तुम्हें टॉफी, ठीक है, बाद में आना। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सभी लोग का पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा, हम आशा करते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर अपना मन पढ़ाई में लगाते हो तो तुम्हारा साल भर मन पढ़ाई में लगा रहेगा। नहीं लगाओगे तो क्या होगा, मन नहीं लगता पढ़ाई में, फिर लास्ट टाइम में यही पेपर के टाइम में आओगे पढ़ने कि वन शॉट लेक्चर ढूंढोगे, यही सब करोगे। तो ये सब ना करके बेटा थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ो, सारा कवर हो जाएगा तुम्हारा, कोई टेंशन नहीं लेना। एक बार में सारा टेंशन ले लोगे तो बहुत हेजिटेशन हो जाएगा, बहुत कुछ होगा। तो इसीलिए बस थोड़े 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 करके ही पढ़ो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो देखो हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट किए थे, कौन सा, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, जिसमें से पहला लेक्चर हम अपलोड कर चुके थे। उसमें हम क्या क्या बता चुके थे आपको, केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, और हम आपको लास्ट टॉपिक ये बताए थे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। किसने दिया था? लेवेशियर ने। कितने ईयर में? 1774 में। सब बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए देख कर आइए। अब बोलेंगे मैम कहाँ मिलेगा मुझे ये वीडियो? तो देखो हम आपको कष्ट ना देकर हम आपको उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाकर देख लीजिएगा। तो देखो आज का लेक्चर है हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे क्वेश्चन करना है। क्या है? क्वेश्चन करना है। अब देखो हम तो सीख गए हैं कि हाँ बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, क्या टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट बराबर करना होता है। किसने दिया? लेवेशियर ने। तुम्हें बता दिया हम। आज हमें क्या पढ़ना है? हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें। तो आज हम बेसिक से हार्ड लेवल पे जाएंगे, छोटे से छोटा करेंगे पहले, फिर उसके बाद हार्ड करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली आपको हार्ड सिखा दें, और ऐसा भी नहीं है कि हम आपको हार्ड ना सिखाएं, सब सिखाएंगे। इसमें क्या होता है? बैलेंस करना होता है। किसको मैम? हमारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को, दोनों इक्वल करना होता है। क्या इक्वल करना होता है? मास को इक्वल करना होता है, और यही हमारा कहलाता है हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। हम आज सीखेंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। तो देखो एक पॉइंट लेकर समझाते हैं। ये देखो, इससे ज्यादा समझ में आएगा। ये क्या है हमारा? क्या है? क्या देखो देखो, हमारा टॉफी है, टॉफी है। एक तेरा एक मेरा, बैलेंस हो गया, बैलेंस हुआ। अब बोलोगे मुझे तो दी नहीं मैम, अरे इमेजिन कर ले रे, इमेजिन कर लो। क्या है इसमें? हमारा एक टॉफी मेरा हुआ, एक टॉफी तुम्हारा हुआ, दोनों मेरे पास ही था। मान लो मेरे पास तो दोनों है, लेकिन हम क्या किए, एक तेरे को दे दिए, एक मेरे पास रह गया। तो उसमें से क्या हुआ? ये बैलेंस हो गया, यानी एक एक दोनों लोग के पास डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो उसी तरह बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी वही होता है कि हमारे रिएक्टेंट को भी बैलेंस करना है, हमारे प्रोडक्ट को भी बैलेंस करना है। समझ में आया तेरे? समझ में आ गया होगा। चलो कभी और दे देंगे तुम्हें टॉफी, ठीक है, बाद में आना। जब रिजल्ट आता है तो आना, सेंटर पे आना। सेंटर का एड्रेस भी हम आपको बता देंगे। जब आना होगा, रिजल्ट आएगा तब आ जाना, मिल लेना। टॉफी भी हम तेरे को दे दूंगी, ठीक है। अब चलो हम देखते हैं हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। तो पहला हमारा क्या है क्वेश्चन? कॉपर प्लस ऑक्सीजन रिएक्टेड एरो कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। अब बोलोगे मैम ये तो बहुत इजी है, हम यू कर लेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे सिखाने के लिए आई हूँ। बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, हार्ड तक सिखाएंगे। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं तेरे को? समझ में आ गया होगा। चलो देखो, ये हमारा प्रोडक्ट होता है, ये हमारा रिएक्टेंट होता है, इसी को बैलेंस करना है। बैलेंस करना है तो यहाँ पे हमारे सबसे पहले एलिमेंट और रिएक्टेंट प्रोडक्ट को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे लिख दो रिएक्टेंट प्रोडक्ट। इतना तेरे को समझ में आया कि नहीं? भेजे में डाल दिया, चल ठीक। अब बोलोगे हाँ मैम एक बात तो मुझे समझ में आ गया कि रिएक्टेंट इसके लिए लिखी है, प्रोडक्ट इसके लिए लिखी है, लेकिन ये एलिमेंट किस लिए लिखी है? एलिमेंट क्या होता है? देखो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना कहां से है? इसमें क्या है? इसमें हमारा एलिमेंट है, कॉपर एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट, कॉपर ऑक्साइड एलिमेंट। तो ये सब हमारा एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, तो हम एलिमेंट भी तो लिखेंगे। गधा है क्या? चल ठीक है, अभी शुरुआत है। देखो Cu कितना है? Cu एक एलिमेंट दिया हुआ है, Cu है, Cu हो गया। फिर उसके बाद ऑक्सीजन दिया हुआ है,
इसी दोनों के अलावा कोई और एलिमेंट तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। कॉपर इधर भी है, कॉपर इधर भी है, ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन भी है। इसके अलावा कोई एलिमेंट देखने को मिल रहा है? नहीं मैम, नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब देखो कॉपर इधर कितना है, हमारे रिएक्टेंट के साइड हमारा कॉपर कितना है? मैम एक है। ठीक है, एक है। इधर देखो कॉपर कितना है, इधर भी एक है। ऑक्सीजन देखो इधर कितना है, रिएक्टेंट के साइड दो है मैम, इधर देखो एक है। अब देखो हमें बैलेंस करना है, बराबर करना है। ऑक्सीजन के पास दो है, इसके पास वन वन है, दोनों के पास देखो, इन दोनों के पास तो वन वन है, चलो बैलेंस हो गया है, बैलेंस है वो। लेकिन ऑक्सीजन के पास इधर कितना है, रिएक्टेंट के पास दो है, दो टॉफी है, दो टॉफी है। तो इसको देने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक और खरीद के लिए कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके पास भी तो 2 हो जाएगा। तो हमें 2 लगाना होगा कहां पे, यहाँ पे। तो अब देखो ऑक्सीजन जो है 2 हो गया, बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। लेकिन जैसे ही भैया ऑक्सीजन को बैलेंस किए हम, तैसे ही हमारा कॉपर भैया बोल रहे हैं कि भाई तेरे वजह से मेरा बिगड़ गया, मेरे पास भी अब टॉफी चाहिए। इधर कॉपर कितना था, 1 था, इधर कॉपर अब देखो कितना हो गया। जैसे ही ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 लगाए, हमारा कॉपर भैया 2 हो गए, देखो 2 हो गया। तो इधर चलो हमारा 2 हो गया। लेकिन अब इसको भी तो बैलेंस करना है, इसको 2 करने के लिए भैया 2 लगा दो यहाँ पे। जैसे ही 2 लगाए तो ये भी 2 हो गया। देखो बैलेंस हो गया कि नहीं। चलो 1 नंबर मिल गया तुम्हें, पेपर में ऐसे ही आएगा तो ऐसे ही करके आना, ठीक है। अब हमारा एलिमेंट जो जो दिया था लिख लिए, एक साइड रिएक्टेंट हमारा हो गया, एक साइड प्रोडक्ट हो गया। जितना जितना दिया हुआ है सारा मॉलिक्यूल लिख लो और सारा क्या कर दो, कर दो। चलो एक चीज क्लियर हो गया तुम्हारा। अब चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो तुम्हें बोर्ड पर क्वेश्चन देख के लग रहा होगा कि थोड़ा टफ हुआ है अभी, तो हम क्या बोले अभी आपको कि इस बेसिक से हम आपको हार्ड सिखाएंगे। ये बोले बेसिक से हार्ड सिखाने का मतलब है कि आपके क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हार्ड होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो यही हम देखो क्वेश्चन देखो, देख के क्या लग रहा है, थोड़ा हार्ड हुआ है ना। तो यहाँ पे हम बेसिक से आपको हार्ड सिखा रहे हैं। तो चलो अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगले क्वेश्चन को हम बैलेंस कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे सब जगह एक डब्बे जैसा तुम्हें दिख रहा होगा। डब्बे में एक जगह एलिमेंट है, एक जगह रिएक्टेंट है, एक जगह प्रोडक्ट है, दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 एलिमेंट दिया है। कौन से, एक हाइड्रोजन दिया है और एक फ्लोरीन दिया है। तो हाइड्रोजन देखो कितना दिया है रिएक्टेंट के साइड, ये इधर वाला रिएक्टेंट होता है, तो यहाँ पे 2 है मैम, ठीक है। यहाँ पे फ्लोरीन कितना है, 2 है, इधर भी 2 है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों 1 1 है। इसको 2 बनाने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो फ्लोरीन है वो 2 हो जाएगा। तो यहाँ हमें 2 लगाना पड़ेगा। देखो 2 लगा दिए। जैसे ही हम फ्लोरीन को बैलेंस किए वैसे ही हमारा हाइड्रोजन भी बोला कि भाई मेरे पास कुछ है ही नहीं, तूने 2 दिया, मैंने रख लिया, बैलेंस हो गए हम भी। तो यानी कि ये भी हमारा बैलेंस हो गया। तो ये वाला भी हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन सही। अब थोड़ा क्लियरिटी मिल रही होगी तुम्हें कि हाँ मुझे मैम आ रहा है। तो देखो अगला क्या है हमारा, इसमें कितने एलिमेंट है बता तो। एक है मैम, इधर हाइड्रोजन 2 हो गया, इधर ऑक्सीजन 3 हो गया। इसके अलावा नहीं है यहाँ पे कुछ भी। रिएक्टेंट भी देख लोगे, प्रोडक्ट भी वही मिलकर बनेगा। अब सोचो कि मैम इधर वाला आप नहीं देखी, बस एलिमेंट इतना ही दिया है क्या, इधर भी तो इतना अधिक लग रहा है लेकिन आपको 3 ही एलिमेंट मिला। अरे बेटा जितना भी हो, जितना भी केमिकल इक्वेशन रहेगा, रिएक्शन रहता है, रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट वही बनेगा, कुछ और नहीं बनता। रिएक्टेंट की तरह ही एलिमेंट यूज करके बनेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ और आ जाएगा, हाइड्रोजन दिए तो फ्लोरीन आ जाएगा, हाइड्रोजन दिए हैं सल्फर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो एलिमेंट लिए हैं उसी एलिमेंट के अकॉर्डिंग ही हमारा आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फ्लोरीन कितना दिया रिएक्टेंट की साइड, 1 दिया है। हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। लेकिन इधर देखो हमारा Fe जो है 3 है, 3 दे दिया है। और हाइड्रोजन देखो 2 दिया हुआ है। ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। इधर वाला देखो ज्यादा मॉलिक्यूल है, इधर वाला कम है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे क्या है 3 है, आयरन कितना है 3, तो इधर भी 3 कर दो। आयरन को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो, इधर क्या आ गया 3 आ गया। देखो 3 लगा दिए, यानी हमारा Fe बैलेंस हो गया। ये वाला तो बैलेंस हो गया हमारा। फिर उसके बाद हाइड्रोजन देखो इधर कितना है, 2 है, इसको भी छोड़ो। ऑक्सीजन पहले देख लो, ऑक्सीजन कितना है 4 है, इधर ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो इसको 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे ये 4 हुआ तैसे ही भैया ऑक्सीजन हाइड्रोजन बोलता है कि तुम्हारे वजह से मेरा मामला बिगड़ गया, मेरे को भी अब बैलेंस करना होगा। हम कितने अच्छे खासे थे, बैलेंस थे, फिर तुम आके मुझे बिगाड़ दिए। बोल रहा है कि मुझे भी बैलेंस करो। अब हम भी बैलेंस नहीं रह गए, अब हमें भी बैलेंस करना होगा।
तो देखो जैसे ही यहाँ पे 4 लगा, इधर वाला जो हाइड्रोजन है कितना हो गया, 8 हो गया, 8। ये देखो कितना 2, तो इसको 8 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखो ये भी 8 हो गया। अब ये बैलेंस है। समझ में आया तेरे को? समझ में आ रहा है कि नहीं? आएगा ही, क्योंकि इतना बेसिक तरीके से हम आपको बता रहे हैं। कुछ मत करो, एक साइड एलिमेंट को लिख लो, एक साइड रिएक्टेंट को लिख लो, एक साइड प्रोडक्ट को लिख लो। लिखने के बाद सारा एलिमेंट लिख लो और कौन कौन कितना दिया हो उसके अकॉर्डिंग बैलेंस कर दो। कर दिए? ओके, गॉट इट। तुम्हें चॉकलेट देंगे? आओगे ना? जरूर देंगे अगर तुम करोगे तो। इधर भी देखो एलिमेंट लिख लो। Fe कितना दिया हुआ है? Fe और ऑक्सीजन है और कार्बन है, इसके अलावा कुछ एलिमेंट हमारे पास नहीं है। आयरन कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है? 3 दिया है। कार्बन 1। इधर अब देख लो, आयरन कितना दिया हुआ है? 1 दिया है। कार्बन कितना दिया है? 1 दिया है। ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है? 2 दिया है। इतना हो गया सारा एलिमेंट। अब हम क्या कर लिए, लिख लिए कितना उसमें रिएक्टेंट में दिया, कितना प्रोडक्ट में दिया, उतना लिख लिया। इतना हो गया हमारा। सबसे पहले एक ही चीज उठाओ, इधर कार्बन कितना है? 3, इधर कार्बन कितना है? 1। इसको 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलो यहाँ पे हम 3 लगा दिए, हमारा यानी कि कार्बन बैलेंस हो गया। जैसे ही हम इधर 3 लगाएं तो ऑक्सीजन देखो कितना हो गया, 6 हो गया। और इधर ऑक्सीजन कितना है? 3। तो इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो इधर हमारा ऑक्सीजन कितना हो गया, 3। सॉरी, ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया, 6 हो गया। 6 इधर हो गया, 6 इधर भी हो गया। तो यानी कि ये बैलेंस हो गया। बैलेंस हुआ कि नहीं? हो गया। अब देखो जैसे ही हम इधर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 लगाए थे, हमारा आयरन कितना हो गया, 4 हो गया। तो इधर 4 जब हुआ है, इधर जब 4 हुआ है तो इधर भी तो 4 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब समझ में आया? ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन बहुत इजी है। एक साइड एलिमेंट लिखो, एक साइड रिएक्टेंट लिखो, एक साइड प्रोडक्ट लिखो। एलिमेंट में जो जो दिया है लिख लो, फिर रिएक्टेंट को लिख लो, प्रोडक्ट को लिख लो, फिर जो जो दिया है उसको बैलेंस कर लो। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। अभी तक कितना क्वेश्चन बता दिए तुम्हें? 4 बता दिए, और 2 क्वेश्चन और बताएंगे हम तुम्हें। 2 क्वेश्चन और बताएंगे, ठीक है। इतने में तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चन तुम्हें वर्क दे देंगे, करके आओगे, करके जरूर आना। और चारों करके तुम कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर जरूर बताना, ठीक है। तो चलो इसे रफ करते हैं। अब देखो अगला हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, एलिमेंट को लिख ले रहे थे। तो देखो इसमें कितना एलिमेंट दिया गया है? 2 दिया है मैम। Al प्लस ऑक्सीजन दिया हुआ है। Al कितना दिया हुआ है? 1 दिया है। ऑक्सीजन 2 दिया हुआ है। इधर Al कितना दिया हुआ है? 2 दिया है और ऑक्सीजन 3 दिया है। अब देखो यहां पे क्या करना है, अब इसे बैलेंस करना है। कैसे करेंगे बेटा बैलेंस? देखो कैसे करेंगे। इधर देखो ऑक्सीजन कितना है? 3 है। इधर ऑक्सीजन कितना है? 2 है। अब 3 2 बैलेंस नहीं हो सकता, तो कुछ इवन नंबर ट्राई करना पड़ेगा। तो इवन नंबर हमारा कैसे होगा? अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये इधर 6 आ जाएगा। तो इसको 6 बनाने के लिए हमें आसान होगा। अगर 6 बनाना होगा तो आसान होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 लगा देंगे। तो अब देखो ये 6 हो गया है। अब देखो ये 6 हुआ है, या 6 हुआ है कि नहीं? तो ये हमारा ऑक्सीजन दोनों साइड बैलेंस हो गया। एल्युमिनियम देखो जैसे ही हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 लगाए, हमारा एल्युमिनियम भी कितना हो गया, 4 हो गया। एल्युमिनियम कितना हो गया, 4 हो गया। अब एल्युमिनियम इधर 4 हुआ है, तो इधर 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 4 हो जाएगा। तो 4 लो भैया बैलेंस। इतना इजी हो गया है सॉल्व करना। कितना इजी है, बहुत इजी है ना, ठीक है। तो देखो अगला क्या है हमारा, हाइड्रोजन और क्लोरीन दिया हुआ है, एल्युमिनियम दिया हुआ है और ऑक्सीजन दिया हुआ है। हाइड्रोजन कितना है, 1 दिया है। क्लोरीन कितना दिया हुआ है, 1 दिया है। एल्युमिनियम 2, ऑक्सीजन 3। ये हो गया। इधर देखो कितना दिया हुआ है, हाइड्रोजन 2 दिया हुआ है और क्लोरीन कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। एल्युमिनियम 1 दिया है, ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, 1 दिया है। अब हमें बैलेंस करना होगा। क्या बैलेंस करना है, इधर देखो एल्युमिनियम कितना, इधर 2, इधर कितना है, कुछ भी नहीं है, 1 है। तो इसको एल्युमिनियम को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ 2 हो गया। एल्युमिनियम हमारा बैलेंस हो गया। एल्युमिनियम को अब टाटा बाय बाय कर दो। जैसे ही हम एल्युमिनियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाए थे, क्लोरीन भैया अपना अवस्था में चेंज आ गया, उनका मॉलिक्यूल अब बढ़ गया। क्या बढ़ गया, इधर देख क्या बढ़ गया, देखो इधर क्लोरीन कितना हो गया, 3 3 2 3 3 का मल्टीप्लाई करो 6 हो गया। 6 हुआ,
जैसे ही इधर 6 हुआ क्लोरीन हमारा, तो इसको भी तो 6 बनाना पड़ेगा, यहाँ पे भी तो 6 लगाना होगा। तो देखो इधर लगाने से हमारा क्लोरीन भी 6 हो गया, ये भी भैया बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन इधर कितना हो गया, 6 हो गया। इधर कितना है, 3 लगाओ, इधर भी हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 इधर भी हो गया, हाइड्रोजन इधर भी हमारा कितना हो गया, 6 हो गया। तो यानी कि ये तो बैलेंस हो गया। अब बात फंसती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन इधर देखो ऑटोमेटिक, ये सब बैलेंस होने के बाद ये तो खुद ब खुद हो जाएगा। ये देखो कितना हो गया, 3 हो गया, इधर इधर भी 3 हो गया, यानी कि हमारा ये भी बैलेंस हो गया। अब देखो ये सब क्वेश्चन तुम्हारे बैलेंस हो गए हैं। हम आशा करते हैं कि कोई भी डाउट आपका बचा नहीं होगा। अब चलो आपका होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क देने के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, अपने चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गया है। अब तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसे करके तुम क्या करोगे, 4-5 देंगे तुम्हें, तुम क्या करोगे, हमें कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर देंगे। तो इसे नोट डाउन करो, और होमवर्क भी तुम्हारा यहाँ पे स्क्रीन पे शो होगा, उसे नोट डाउन कर लेना। अब देखो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अभी हम क्या पढ़ लिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, अब एक आउटवे हम आपको देना चाहते हैं कि इस पे क्या लिखा हुआ है। पूरा इतना ज्यादा लिखा हुआ है, आप सोचेंगे क्या लिख दिए मैम इतना ढेर सारा, लेकिन कुछ नहीं लिखा है, बहुत ही इजी सा है। क्या है सुनो, देखो हमारे रिएक्शन करते वक्त इक्वेशन जब एक लिख देते हैं, रिएक्शन करते हैं या फिर इक्वेशन लिखा होता है, तो उस पे क्या होता है, हमारा कुछ टेम्परेचर लिखा होता है, कुछ इस तरह डेल्टा का साइन लगा होता है उससे रिएक्टेड एरो पे, तो वो सब इसमें लिखा हुआ है। तो वो सब अभी हम आपको बताते हैं। तो देखो हमारा हेडिंग क्या रहेगा, हाउ टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। हम और अपने रिएक्शन को और अपने इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए 3 कंडीशन अप्लाई है। क्या है, हमारा फिजिकल स्टेट है, दूसरा क्या है हीट चेंज है, और तीसरा क्या है कंडीशन। तो पहले में हमारा क्या है, फिजिकल स्टेट। फिजिकल यानी कि आप जानते हो सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस, 4 ही तो है। देखो ये लिखा है सॉलिड स्टेट, सिंबल क्या लिखते हैं, एस लिखते हैं। जब कोई भी हम रिएक्शन करते हैं, जैसे मान लो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, रिएक्टेड एरो H2O। यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन हमारा गैस है, गैस का सिंबल लगा, यहाँ पे गैस का सिंबल, और यहाँ पे एल का। अब अगर कोई किसी चीज का सॉल्यूशन रहता है तो वहां पे ए क्यों लिखा होता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ये सब रहता है। फिर दूसरा क्या, लिक्विड स्टेट के लिए हम एल लगाते हैं, गैस स्टेट के लिए सिंबल जी यूज करते हैं, और एक्वस सॉल्यूशन के लिए ए क्यू यूज करते हैं। तो फिजिकल स्टेट आपको पता चल गया होगा। दूसरा क्या है हमारा, हीट चेंज। हम आपको बोले थे कि एक जो हम आपको बता रहे थे, तो एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक का नाम बोले थे, तो वही हमारा हीट चेंज में आएगा कि एक्सोथर्मिक क्या होता है और इंडोथर्मिक क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हीट चेंज। हीट चेंज देयर आर 2 टाइप्स, कौन कौन सा है, इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक में हीट कहाँ जाता है, कहाँ होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो उस दिन जो हम बता रहे थे उसमें हम एक्सोथर्मिक की बात किए थे, जो कि हीट रिलीज कराता है प्रोडक्ट के साइड। हम कोई भी रिएक्शन करते हैं तो उसमें जो प्रोडक्ट बनता है उसके साइड हीट निकल कर आता है, तो वो क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक के बारे में आपको हम उस दिन नहीं बताए थे, फिर भी अभी हम आपको एक आउटवे दे रहे हैं कि हमारा क्या होता है, इसमें हीट कहाँ निकलता है, प्रोडक्ट के साइड। इंडोथर्मिक में क्या होता है कि हीट हमारे किधर रहते हैं, हमारे रिएक्टेंट के साइड ही हीट रिलीज होता है, उसे एब्जॉर्ब करता है। देखो क्या होता है, लिखा हुआ है अ रिएक्शन दैट द सिस्टम एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये क्या करता है, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं, अब उस टाइम ये जब रिएक्शन करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, उसके सराउंडिंग में हीट को एब्जॉर्ब करता है, किधर, रिएक्टेंट के साइड, तो कहलाता है हमारा इंडोथर्मिक। क्या कहलाएगा, इंडोथर्मिक। कहाँ रिलीज कराएगा, रिएक्टेंट के साइड। जो रिएक्टेंट के साइड अगर तुम्हें हीट दिख गया कि रिलीज करा रहा है, तो समझ जाना वो रिएक्शन कैसा है, हमारा इंडोथर्मिक है। फिर उसके बाद एक्सोथर्मिक क्या है, अ रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये कहाँ रिलीज कराता है हीट को, रिएक्टेंट, एरो, रिएक्टेंट लिखा है, फिर एरो लगा है, एरो के बाद प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के पास हमारा हीट आएगा। अगर प्रोडक्ट के साइड हीट निकल रहा है तो क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक वो जो हमारे रिएक्टेंट के साइड ही हीट रहे तो कहलाएगा इंडोथर्मिक। ठीक है। अब तीसरा कंडीशन देखो, कभी कभी जब हम रिएक्शन करते हैं तो उसपे कुछ डेल्टा का साइन लगा होता है, कुछ उसपे कैटलिस्ट दिया होता है H2SO4, और कुछ उसपे टेम्परेचर लिखा होता है, टेम्परेचर और प्रेशर के रूप में लिखा होता है। तो ये चीज हमारा कंडीशन कहलाता है। पहला पॉइंट क्या है, इफ द हीट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द रिएक्शन टू द टेक प्लेस, then heat sign delta, delta का साइन लगा, is put over the arrow
ऑफ द रिएक्शन कहाँ होता है, जब मान लो यहाँ पे रिएक्टेंट और क्या दिया है हमारा प्रोडक्ट, इसी के ऊपर डेल्टा का साइन लगे तो इसका मतलब ये बता रहा है कि हीट को बता रहा है। किसको बता रहा है? हीट को। तो ये हमारे कंडीशन में अप्लाई होता है और इस तरह हम जान सकते हैं कि हमारे रिएक्शन पे क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसीलिए हमें अपने इक्वेशन को, रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए ये सब करना पड़ता है। ठीक है, समझ में आया। फिर देखो दूसरा पॉइंट क्या है, if the reaction take place in the presence of a catalyst, then the symbol or formula of the catalyst is also written above and below the arrow sign in the equation। जब हम कोई रिएक्शन करते हैं तो उसपे क्या होता है, डेल्टा का साइन तो दिया है जो हीट को प्रेजेंस में बता रहा है, फिर उसके बाद कुछ फॉर्मूला और सिंबल्स के रूप में भी लिखे होते हैं। जैसे मान लो कुछ फॉर्मूला लिख दिया H2SO4, ये विलो या फिर एवब दोनों में कहीं लिख सकता है। तो इससे क्या होता है, हमारा रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव लगता है कि हमें पता चलता है कि हाँ इसमें कैटालिस्ट हमारा H2SO4 है, इसको हीट दिया गया है। तो इसीलिए ये चीज हम पढ़ते हैं। किसी भी रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए ये सब चीज हमें अप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया? ये चीज समझ में आना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है, द रिएक्शन टेक प्लेस अंडर सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, then those value are written above or below the arrow sign in the equation। अब क्या हो, हीट का सिंबल दे दिया, मान लो हीट का तो यहाँ सिंबल दिया हुआ था पहले वाले में। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे चलो बना दो, दूसरा लिखते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या होता है, इस पे हमें हीट का साइन, चलो 100 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, तो हीट भी दिया जा रहा है, प्रेशर दिया जा रहा है, प्रेशर मान लो 273 केल्विन हो गया, ये सब दे रहा है। मान लो इस पे प्रेशर भी दिया गया, इसको टेम्परेचर भी दिया गया, तो हम इस पे लिख दिए तो जान गए ना कि हाँ ये सब कंडीशन इस पे अप्लाई हुआ है। तो इसीलिए हम ये सब पढ़ते हैं। क्या क्या बेटा, पहले फिजिकल स्टेट, दूसरा क्या है हमारा हीट चेंज, तीसरा क्या है हमारा कंडीशन। तो पहले में हम क्या पढ़े, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस सॉल्यूशन। सॉलिड के लिए S लगाते हैं और लिक्विड के लिए L लगाते हैं और एक्वस के लिए AQ लगाते हैं और गैस के लिए G लगाते हैं। तो ये समझ में आ गया। अब हीट क्या था, हीट चेंज में दो टाइप्स के थे, कौन कौन से, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या करते हैं, हीट रिलीज कराता है प्रोडक्ट के साइड। इंडोथर्मिक में हीट रिलीज होता है हमारा कहाँ, हमारे रिएक्टेंट की साइड। ये समझ में आ गया। कंडीशन क्या था, जब हम कोई भी रिएक्शन करते हैं तो उस इक्वेशन के ऊपर हमारा जो एरो लिखा होता है उस पे हमारा हीट का साइन दिखा देता है, या फिर कोई कैटालिस्ट दे देता है, या फिर उसमें प्रेशर और टेम्परेचर लिखकर दिखाता है। तो ये सब हम आपको समझा पाए होंगे, आशा करते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करिए, फिर कंटिन्यूअसली देखिए। तो हमारा हाउ टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव क्या क्या था हम आपको बता दिए हैं। अब चलिए देखते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने हैं, क्या क्या पढ़ना है। तो ये सब पहले हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब चलो हम अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं, और इस अगले टॉपिक में क्या है इसको हम आपको बताने से पहले हम आपको बता देते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब अगर आप पांचों जान जाते हैं तो आपका इस चैप्टर में कमांड हो जाएगा, आप एकदम बिल्ड हो जाएंगे अगर आपको ये सब पता है तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ये जो पांचों है, पांचों आपके दिमाग में हम डाल देंगे। समझ में आया? तो उस टॉपिक का नाम है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं ये सब पहले लिखना है, और एक एक करके हम इसके बारे में बताने वाले हैं कि ये टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है क्या। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तीसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और पांचवा क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। मैम ये सब आप क्या बता रही हैं? बेटा आप अभी 10th में आए हैं, ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, हम सब सिखा देंगे। बस आप लोग लगे रहिए, अपना एफर्ट डालिए, सब सिखाएंगे। बस नाम सुनते रहिए, 2-3 बार हम आपका सिलेबस रिवाइज करा देंगे। समझ में आया? तो बस आप जितना भी बता रहे हैं बस उतना सुनिए। ये 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट में ये कॉम्बिनेशन, नाम सुन के लग रहा है ना, कॉम्बिनेशन, कंबाइन होना। किसका? दो चीज होगा तभी तो जुड़ेगा। जुड़ने का मतलब क्या है, जब दो चीज रहेगा तभी जुड़ेगा, अकेला तो कभी जुड़ नहीं सकता। तो कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन, कंबाइन यानी कि दो चीजों का जुड़ना हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। तो यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। देखो
दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस, या क्या है, टू और मोर सब्सटेंस, एक यहाँ टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन, ये चीज याद रखना, कंबाइन हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। तुम अभी तक जब प्लस की होगे तो दो चीज को जोड़कर एक न्यू ऑप्टेंट लेकर आते हो, तो उसी तरह टू और मोर सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल कंपाउंड का, सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, तो यही हमारा कहलाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो एक रिएक्शन देकर सीख लेते हैं, जैसे मान लो हमें A प्लस बी क्या मिलेगा, ए भी मिलेगा कि नहीं, यस मैम मिलेगा। तो उसी तरह देखो कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लाइम और क्यूक्लाइम भी बोलते हैं, क्या है ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या हमारा वाटर है। जब ये दोनों मिलेंगे तो एक चीज तो फॉर्म होगा, यही यहाँ पे लिखा है सिंगल सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यही देखो यहाँ पे क्या है, इसको हम बोलते हैं सी ए ब्रैकेट में OH का होल्ड है जिसको बोलते हैं स्लैक्ड लाइम। ये हमारा क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और एक बात याद रखना, ये इस रिएक्शन में हीट को भी रिलीज कराता है, हीट को रिलीज कराया यानी कि क्या कह रहा है हमारा मैम, ये हीट को रिलीज कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है, यानी कि ये कौन सा रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। इतना तो मुझे पता है मैम, इतना बेसिक तरीके से आप बता रही है, हमें पता नहीं चलेगा, इसीलिए तो बेसिक तरीके से बता रहे बेटा कि आपको पता चले। लेकिन आप मेरा बात नहीं मान रहे, आप मेरा बात नहीं मान रहे, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को। बोल तो रहे बच्चों तक और शेयर करिए, और बच्चों तक शेयर करिए ताकि वो भी एकदम अच्छे तरीके से पढ़ पाए। एकदम बेसिक तरीके से हम आपको बता रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि पैसा देकर पढ़ने जाएं? हम यहाँ पे आपके लिए पूरा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप हैं चैनल को सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। आप पढ़िए, आपके लिए डिसाइड किया जा रहा है कि किस किस तरीके से पढ़ाया जाए कि बच्चों को समझ में आए। सारा मेहनत हम कर रहे हैं, आप भी अपना एफर्ट डालिए प्लीज बच्चों। आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को और बच्चों तक शेयर करिए ताकि वो भी एकदम अच्छे तरीके से पढ़ पाए, एकदम बेसिक तरीके से। तो प्लीज बातों को मानिए और एकदम अच्छे तरीके से पढ़िए आप, और अपना एफर्ट डालिए। ये नहीं कि हम आपको 10 घंटा नहीं बोल रहे हैं पढ़ने के लिए, आप कुछ देर के लिए तो पढ़िए, कुछ टाइम अपना दीजिए अपना पढ़ाई पे, कि हमें पेपर तक हमें मेहनत ज्यादा ना करना पड़े। ये समझा रहे, आप समझ नहीं रहे, नहीं समझ रहे हैं आप। चलो क्या करो, इसे नोट डाउन कर लो जल्दी। अब चलते हैं हम अपने डीकंपोजिशन रिएक्शन पे। ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है क्या, जल्दी से नोट डाउन करो। अभी तो न जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। चलो देखो इसको, अभी छोड़ के नहीं जाना तुम, अभी पूरा वीडियो बाकी ही है, अभी देखे ही कहाँ हो, अभी स्टार्टिंग है बाबू, अभी स्टार्टिंग है, देखो इसको। अगला हमारा दूसरा क्या है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में दूसरा हमारा क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब ये डीकंपोजिशन रिएक्शन होता क्या है, पता है कि नहीं? बहुआ स्कूल में पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो यहाँ देखो ना, देखो डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहले डिफिनेशन देखेंगे, दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड ब्रेक or decompose into two or more simpler substance are known as decomposition reaction। यानी कि एक सब्सटेंस को यहाँ पे ब्रेक किया जाता है, ब्रेक डिकम्पोज किया जाता है, तोड़ा जाता है, तोड़कर दो न्यू सब्सटेंस बना जाता है, तो उसे हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या था, जोड़ना था, डिकम्पोजिशन में तोड़ना है। यहाँ पे क्या होगा, ए बी होगा और तोड़कर ए प्लस बी बनाना होगा हमें। पर वहां पे क्या बताए थे हम, ए प्लस बी रिएक्टेड एरो ए बी बताए थे। यहां पे उसका उल्टा है, यहां पे क्या है, ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। इसे हम लाइम स्टोन भी बोलते हैं, चूना पत्थर जो होता है उसे लाइम स्टोन भी बोलते हैं। इसको क्या करते हैं हम, जब हिट देते हैं तो ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, किसमें, CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। CaO को हम लाइम बोलते हैं और इस तरह कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। ये एग्जांपल इसका समझ में आया।
हम क्या करते हैं, एक सब्सटेंस को लेकर इसे ब्रेक करते तोड़ते हैं तो न्यू सब्सटेंस हमारा दो बनता है। एक हमारा लाइम जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। ये समझ में आ गया। अब देखो डीकंपोजिशन रिएक्शन फर्दर फर्दर क्या होता है, तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो कौन कौन सा है, पहला थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन, तीसरा हमारा फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है, सबसे पहले एक एक करके हम क्या करेंगे उसे डिस्कस करने वाले हैं। तो थर्मल, यहाँ जो थर्मल दिया है उसका मतलब क्या है, तो एक एक पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला हेडिंग डाल लो क्या है, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्मल, ये जो थर्मल है वो हीट को डिनोट कर रहा है, हीट को बता रहा है। जिस रिएक्शन में हीट के माध्यम से जो रिएक्शन कंप्लीट होगा वो थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। क्या है, 2FeSO4 जिसको फेरस सल्फेट बोलते हैं। ये किस कलर का होता है, ग्रीन सॉल्यूशन होता है। जब इसको हम हीट देते हैं तो Fe2O3 में टूट जाता है, जो कि हमारा फेरिक ऑक्साइड होता है, और जो कि हमारा किस कलर का हो जाता है, ब्राउन कलर का। फिर उसके बाद ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड में टूट जाता है, और फेरिक ऑक्साइड में जो कि ब्राउन कलर का होता है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड में, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इतना समझ में आ गया। जो हीट के माध्यम से जो रिएक्शन कंप्लीट होता है उसे हम बोलेंगे थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन। जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रिक के माध्यम से क्या होगा, इलेक्ट्रिक लिखा है ना, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से जो रिएक्शन होगा वो हमारा कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन। रिएक्शन देखो, वाटर है, रिएक्टेड एरो, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड कराएंगे तो इसके दो एलिमेंट टूट जाएंगे अलग अलग, एक हाइड्रोजन में एक ऑक्सीजन में, जो कि दोनों गैस है। पहले क्या था, ये हमारा लिक्विड था, अब क्या हो गया, गैस। अभी यही हम बताए थे ना कि आपको कि कभी भी जब रिएक्शन करते हैं तो मोर इन्फॉर्मेटिव के लिए कुछ वहां पे लिखा जाता है। तो फिजिकल स्टेट के लिए देखो यहाँ पे अभी हम लिख दिए। ऐसे तुम्हें क्या लग रहा है कि हाँ ये हमारा रिएक्शन थोड़ा मोर इन्फॉर्मेटिव, मोस्ट हमें इसे पता चल रहा है कि हाँ जो पानी है वो लिक्विड स्टेट में है, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, और इस पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जा रहा है, हमें पता चल गया। ये नहीं लिखा होता तो कंफ्यूजन होता थोड़ा, लेकिन हम यहाँ पे लिख दिए। तो तुम्हें अभी हम समझाए थे कि मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए रिएक्शन उसमें हम क्या क्या लिखते हैं, तो यही सब लिखा जाता है। आप समझ में आ गया। दूसरा इसमें इलेक्ट्रो वाले में देख लो, इसमें क्या होता है, NaCl, ये सॉलिड स्टेट में है। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो Na अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है। Cl क्या हमारा गैस स्टेट में होता है, और Na सॉलिड, और NaCl सॉलिड में होता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब तीसरा क्या हमारा, फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन। फोटो मतलब लाइट, फोटो मतलब क्या होता है, लाइट। जो लाइट से होगा रिएक्शन वो हमारा फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन कहलाता है। और ये हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जितना स्टार बनाना चाहो बना लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें पहला रिएक्शन क्या है हमारा, AgCl। AgCl को हम बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। क्या बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड यहाँ पे किस कलर का है, व्हाइट कलर का है। जब इस पे लाइट प्रोवाइड किया गया तो क्या होता है, ये Ag का साथ छोड़कर Cl बाहर चला जाता है। Ag का साथ छोड़ देता है भैया। जैसे ही लाइट पड़ता है किस पे, हमारे सिल्वर क्लोराइड पे, तो क्लोरीन उसका साथ छोड़ देता है। तो देखो यहाँ पे जो Ag है वो किस कलर का हो गया, ग्रेइश व्हाइट कलर का। किस कलर का था, ये व्हाइट कलर का था, अब ग्रेइश व्हाइट यानी ग्रे बोल सकते हैं, ग्रे की तरह, ठीक। फिर यहाँ से क्लोरीन निकल जाता है और किस कलर का वो होता है, येलोइश ग्रीन कलर का होता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया, जब लाइट पड़ता है तो ये दोनों अपने आप को तोड़ लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा रिएक्शन है सिल्वर ब्रोमाइड, इसका भी नाम लिख लो, सिल्वर ब्रोमाइड, जो कि पेल येलो कलर का होता है। और जब फर्दर हम इस पे लाइट डालते हैं तो क्या होता है, Ag का साथ छोड़ देता है Br, जो कि रेड ब्राउन कलर का होता है, और ये ग्रेस व्हाइट कलर का ये ब्रोमाइड है हमारा, और ये है सिल्वर, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है हमारा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, जिसमें हम एक सब्सटेंस को लेते हैं, फर्दर उससे दो सब्सटेंस में डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। ये तीन प्रकार के होते हैं, एक थर्मल, एक
इलेक्ट्रोकेमिकल, और तीसरा हमारा क्या है, फोटो। फोटो वाले में लाइट प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रो वाले में इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करते हैं, और थर्मल में हीट को प्रोवाइड करके रिएक्शन कराते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। अभी तक दो हम रिएक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। अब तीसरा क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लेते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, तो इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब देखो हम तीसरा रिएक्शन पढ़ लेते हैं, ये तीसरा रिएक्शन हमारा है क्या। तीसरा रिएक्शन हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी को अपने स्थान से हटा देना, किसी को अपने जगह से हटा देना। जैसे मान लो सीट है, इस सीट पे तुम बैठे हुए और हम आए, एक थप्पड़ मार के तुम्हें हटा दिया, वहां से हटा दिए, तो यानी कि वहां पे हम तुम्हें रिप्लेस कर दिए, हटा दिए। क्यों? क्योंकि हम मोर रिएक्टिव हैं, हम, मेरे पास तुमसे ज्यादा ताकत है, हम तुम्हें मार सकते हैं। समझ में आया? हम मोर रिएक्टिव हैं, तुम लेस रिएक्टिव हो, तो जो लेस रिएक्टिव रहता है मोर रिएक्टिव के पास से हट जाता है। समझ में आया? तो डिफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है, देखो, अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो डिस्प्लेस कर देते हैं किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। यहाँ पे भी वही लिखा है, बताते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन देख लो, क्या है, कॉपर सल्फेट, क्या है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट देखो यहाँ पे ये सब AQ लगाया गया है, क्योंकि मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए रिएक्शन को। AQ से पता चल रहा है कि ये सोल्यूशन है, ये हमारे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। ये हमारा क्या है, आयरन है, आयरन है। अब देखो ये जो Fe है वो Cu को रिप्लेस कर देगा। क्यों? क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है। क्या है, मोर रिएक्टिव है। ये हमारा कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है, तो इसको रिप्लेस कर देगा। तो देखो Fe किसके पास चला गया, SO4 के पास चला गया। देखो FeSO4, ये हमारा फेरस सल्फेट बन गया। फिर देखो आयरन को, फिर देखो ये कॉपर को रिप्लेस कर दिया। क्या हो गया, कॉपर रिप्लेस हो गया। ये अपने पास से ये देखो रिप्लेस हो गया ना। अभी देखो ये जो कॉपर है किसके साथ जुड़ा था, SO4 के साथ। अब किसके साथ जुड़ गया, Fe के साथ। Fe के साथ जुड़ गया हमारा SO4। तो ये हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, किसी को अपने स्थान से हटाना। ये देखो कॉपर इतना बिंदास तरीके से अपने SO4 के साथ रह रहा था। दूसरा व्यक्ति आया जो बहुत ही अमीर था, बहुत ही बड़ा इंसान था, बोला कि भाई हट जाओ, हम इसके साथ रहेंगे। तो ये क्या होता है, इसके साथ चला जाता है। तो FeSO4 एक साथ हो जाते हैं और कॉपर अलग हो जाता है। तो चलो एक और एग्जांपल लेकर समझाते हैं। जैसे मान लो ये क्या है, हमारा लड़का है, ये लड़का है, ये गोलू है, ठीक है, गोलू। यहाँ पे एक लड़की है, ये रिया है मान लो, ठीक है। अब क्या हुआ, ये लड़की थोड़ी लालची तरीके की थी। क्या लालची की तरीके की थी, इसको पैसे का बहुत लालच था। क्या था, पैसे का बहुत लालच था। समझ में आया, पैसे का लालच था। ये क्या हुआ, एक दिन ये जो गोलू था इसके लिए गिफ्ट लेकर नहीं आया। जब दोनों मिलने गए होंगे तो क्या हुआ कि ये इसको गिफ्ट नहीं दिया, तो ये क्या की, गुस्सा हो गई, बोली कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आते हो, मैं तो तुमसे ब्रेकअप करने वाली हूँ। जैसे ही कोई और बंदा आता है इसके पास, इन दोनों में लड़ाई तो हो ही रहा था, इन दोनों में तो लड़ाई हो रहा था। तब तक तीसरा व्यक्ति आया जो कि हमारा एक लड़का है, नाम नहीं लिखेंगे, लड़का है। अब क्या होगा, इन दोनों का लड़ाई देख रहा था। इस लड़के के पास बहुत पैसा था, और ये तुम जानते हो कि लड़की को पैसा चाहिए था, और ये इसको पैसा दे नहीं सकता था। और ये पैसा इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये थोड़ा मिडिल क्लास का था। तो इन दोनों में तो लड़ाई फाइटिंग हो ही रहा था। तब तक तीसरा व्यक्ति आ गया, बोल क्या रहा है, नो तुम इससे ब्रेकअप कर लो, हम तुम्हें बहुत कुछ दिलाएंगे। तो ये लड़की क्या करती है, इसको भगा देती है अपने पास से, और ये इसके साथ चली जाती है, इसके साथ। क्योंकि ये मोर रिएक्टिव था, क्योंकि इसके पास ज्यादा पैसा था। तो रिया किसके साथ गई, इस लड़के के साथ, Zn के साथ। तो देखो ZnSO4 एक साथ जुड़ गए, और कॉपर अलग हो गया, बेचारा रोने लगा, अलग हो गया। उसी तरह ये भी हमारा, क्योंकि Zn हमारा मोर रिएक्टिव था और कॉपर क्या था, हमारा लेस रिएक्टिव था। तो इस मेथड से भी आपको समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं तुम्हें कोई सा भी एग्जाम्पल लेकर हमें समझाना हो तो हम समझाएंगे,
समझ में आया? और कल के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, और जितने भी होंगे कल के लेक्चर में हम बताने वाले हैं आपको। तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो पीछे बैक करिए वीडियो को बैक करके फिर से प्ले करिए और कंटिन्यूअसली देखिए। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है तो प्लीज कमेंट करके आप पूछिए, हम आपको बताने के लिए यहाँ पे हैं। आपके सारे डाउट को हम क्लियर करेंगे। समझ में आया? तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितने भी हम वीडियो डालते हैं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ओके स्टूडेंट, बाय।